नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। इस लेक्चरर में हम आरसीसी वाटर टैंक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, द एप्लीकेबल आईएस कोड फॉर आरसीसी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज आईएस 456 प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट का कोड है। आईएस 800 2007 जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का कोड है। IS 1893 ये अपना क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ये भी पेपर में आता रहता है, रेजिस्टेंस डिजाइन। और IS 3370 जो कोड है वो है कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर सभी चीज आ जाती हैं, जैसे ऑयल्स वगैरह और वाटर टैंक और ऑयल के जो टैंक होते हैं वो सब किसमें कवर होते हैं, IS 3370 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड IS 3370 the minimum grade of concrete to be used in liquid retaining structure should be। IS 3370 2009 में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाटर टैंक में जो यूज होते हैं उनको दिया हुआ है। यदि प्लेन कंक्रीट से वाटर टैंक बना हुआ है तो उसके लिए मिनिमम ग्रेड रहेगा M20। यदि अपना वाटर टैंक आरसीसी का यूज करके बना रहे हैं तब इसका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा M30। यदि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का यूज किया है तब मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा M40। इस तरह से अपना ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इज 130 MPa इन वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.3 मीटर which is designed to resist tensile force T is equal to 260 kilonewton per meter width। Determine the required area of tension steel in millimeter square per meter। परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, सिग्मा ST इज इक्वल टू है 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमीटर ऑफ टैंक 1.3 मीटर। टेंसाइल फोर्स T इज इक्वल टू 260 किलो न्यूटन। इस तरह से निकालना है एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। यहाँ पर फोर्स है अपना 260 किलो न्यूटन, इसको 1000 से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया न्यूटन में, डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस 130। इस तरह से ये आ गया आंसर अपना 2000 mm स्क्वायर स्टील की जरूरत रहेगी पर मीटर, यहाँ पर मीटर। तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पर IS 456 using limit state design method in members where cracking in tensile zone is harmful because they are continuously exposed to groundwater, the limiting crack width suggested is IS 456 2000 के क्लॉज नंबर 3532 में परमिसिबल क्रैक विड्थ दी हुई है जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर और एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें अपना क्रैक क्या है, हार्मफुल नहीं होते हैं और ना ही स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ऐसे केस में मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ है आपकी 0.3 mm। दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर जिनमें टेंसाइल जोन में क्रैकिंग अलाउ नहीं है, टेंसाइल जोन में कंक्रीट की क्रैकिंग नॉट अलाउड।
क्रैकिंग नॉट अलाउड। और साथ में क्या रहता है, जो कि कंटिन्यूसली टच में रहते हैं ग्राउंड वाटर के, ऐसे केस में मैक्सिमम क्रैक विथ परमिसिबल है 0.2 mm। और थर्ड, जब एनवायरमेंटल कंडीशन सेवियर कैटेगरी में आती है, सेवियर कैटेगरी में आती हैं, तो ऐसे केस में हमको मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विथ है 0.1 mm। तो यहाँ पर वाटर टैंक जो डिजाइन करते हैं वो 0.2 mm मैक्सिमम क्रैक विथ के लिए डिजाइन करते हैं। The allowable tension stress due to bending for M20 concrete in RCC water tank। तो दो तरह के होते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ वाटर टैंक में। एक रहती है डायरेक्ट टेंशन में और दूसरी रहती है आपकी बेंडिंग टेंशन में। तो वहां पर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट टेंशन में पूछा गया है या बेंडिंग टेंशन में। डायरेक्ट टेंशन में बेंडिंग टेंशन से थोड़ी कम रहती है। तो डायरेक्ट टेंशन में यदि M20 ग्रेड कंक्रीट को लेते हैं तो ये वैल्यू रहती है अपनी 1.2 MPa और बेंडिंग टेंशन में यही वैल्यू हो जाती है 1.7 न्यूटन पर mm²। इस हिसाब से अपना ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट हुआ। द सेक्शन अप टू थिकनेस ऑफ 100 mm, the minimum area of mild steel reinforcement to be provided in bars, floors and roofs of water tank in 2 perpendicular directions should be। ठीक है, बाल्स की, फ्लोर्स की और रूफ तीनों ही जगह परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये रेनफोर्समेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या बेंडिंग मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है उतना तो अपने को प्रोवाइड करना है। तो यदि 100 mm थिक वाल है तब ये वैल्यू रहती है 0.3% ऑफ कंक्रीट एरिया। इसके बाद अपन इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं और 450 mm यदि थिकनेस ऑफ वाल है तो ये परसेंटेज हो जाता है 0.2% ऑफ कंक्रीट एरिया। यहाँ पर 100 mm के लिए पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ क्रैक इन आरसीसी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। यदि पुरानी बात करते हैं तो उसके हिसाब से क्या रहता है कि आपको ये टाइप 2 क्रैक विथ में आता है। तो इसमें आपका 0.2 mm की क्रैक विथ परमिटेड है। लेकिन जो नया वर्जन कोड का आया है उसमें एनवायरमेंटल वाटर टैंक की डिजाइन को एनवायरमेंटल कंडीशन रखी गई है सेवियर, और सेवियर कंडीशन में अपना मैक्सिमम क्रैक विथ जो परमिटेड है वो है 0.1। इसलिए आज के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिंग बीम ऑफ इंटेज टैंक कैरीज ए हुक टेंशन H या हुक टेंशन H इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। द बीम क्रॉस सेक्शन इज 250 mm वाइड एंड 400 mm deep, मतलब B is equal to 250 mm and D is equal to 400 mm। रिंग बीम को डिजाइन कर रहे हैं, राइट। एंड इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर। तो EST हो जाएगा, 4 बार का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1256 mm²। इसके बाद फॉर्मूला को यूज करते हैं तो निकालना क्या है, मॉडुलर रेशियो भी दिया है, m इज इक्वल टू 10। टेंसाइल स्ट्रेस तो सिग्मा CT, कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन। पूरे कंक्रीट सेक्शन को कंक्रीट में कन्वर्ट कर लेंगे, आरसीसी सेक्शन को कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया में कंप्लीट। इक्विवेलेंट एरिया हो जाएगा BD प्लस M-1 मल्टीप्लाइड बाई AST। यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है
एच, ये वैल्यू दी हुई है 120, 120 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, 1000 हो गया। बी 250 मल्टीप्लाइड बाई 400 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई EST इज इक्वल टू 1256। ये वैल्यू आ जाती है 1.07 न्यूटन पर mm²। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर टैंक स्लैब्स शुड नॉट बी कंक्रीटेड इन लेंथ मोर देन। यदि हम एक बार में कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो एक बार में जो कास्टिंग करेंगे वाटर टैंक की स्लैब की, उसको 7.5 मीटर से ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हमको कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करने हैं। 9th का भी करेक्ट हुआ। If a circular water tank resting on the ground has a 275 mm thickness, then for M25 grade concrete and Fe415 steel, the minimum percentage of area of steel AST, minimum percentage of steel पूछा गया है, लेकिन जो उसकी स्लैब है उसकी थिकनेस दी हुई है 275 mm। ज़्यादातर और ऑर्डर्स फॉलो करते हैं कि 100 mm हमारी थिकनेस होती है तब हमको मिनिमम कंक्रीट मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है 0.3%। और यही वैल्यू यदि 450 mm हो जाती है बाल की थिकनेस तो हम इसको रिड्यूस करके 0.2%। यहाँ पर बाल थिकनेस दी है 275 mm। ऐसे केस में हम इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं। ये 100 mm पर आ गया है अपना 0.3% और अपना 450 mm पर ये वैल्यू है 0.2%। तो 275 पर इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं। 275 निकाला, यहाँ से चलेंगे तो माइनस साइन का यूज करेंगे, यदि यहाँ से स्टार्ट होंगे तो प्लस साइन का यूज करेंगे। इंटरपोलेशन करने का तरीका ये हो जाएगा अपना 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0.12, 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई कितने में चेंज आया है 450 माइनस 100। कहाँ पर निकालना है, इनिशियल से 275 माइनस 100। तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 0.25%। तो इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन हुआ डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिजाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ सर्कुलर overhead water tank by approximate method one can design। approximate method में कब यूज करते हैं कि वाटर टैंक की जो बेस है और बाल के बीच का डिजाइन, बीच का ज्वाइंट जो है उसको मानते हैं रिजिड। approximate method रिजिड विथ रिजिड बेस, रिजिड बेस के लिए यहाँ पर हमको हमारा जो वाटर प्रेशर की वजह से टोटल वाटर प्रेशर होता है, टॉप पर इंटेंसिटी 0 रहती है और नीचे इंटेंसिटी रहती है गामा डब्ल्यू एच। एच क्या है, हाइट ऑफ वाटर टैंक है। अब यदि अपना रिजिड बेस है तो ऐसा माना गया है कि यह इस हाइट तक, स्मॉल एच हाइट तक इसका जो मूवमेंट है ये रहता है अपना, ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रहता है अपना कैंटिलीवर। यहाँ पर जो रहता है वो रहता है अपना, इतना लोड रहता है अपना कैंटिलीवर एक्शन की तरह आता है, कैंटिलीवर ये वाला, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये पूरी डेप्थ है, इसमें इतना लोड जो है वो हुक टेंशन रहता है। तो ये रहता है लोड टेकन बाय हुक टेंशन और ये वाला रहता है लोड टेकन बाय कैंटिलीवर एक्शन।
कैंटिलीवर एक्शन। इस तरह से हमारा हो गया लोअर पोर्शन फॉर कैंटिलीवर एक्शन एंड होल डेप्थ फॉर हुक टेंशन। Which of the following are the desirable property for efficient functioning in the design of movement joint in water tank? वाटर टैंक में मूवमेंट जॉइंट डिजाइन करते हैं और ये मूवमेंट जॉइंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस पर इसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है द जॉइंट शुड एकोमोडेट रिपीटेड मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर विदाउट लॉस ऑफ वाटर टाइम। यस, जो जॉइंट हम प्रोवाइड करेंगे मूवमेंट जॉइंट, उनमें वो जॉइंट पर मूवमेंट को एडजस्ट कर सके, लेकिन साथ में जो वाटर टाइटनेस है मतलब पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ई करेक्ट हुआ। द डिजाइन मूवमेंट द डिजाइन शुड प्रोवाइड फॉर एक्सक्लूजन ऑफ ग्रिट एंड डेब्रिस व्हिच वुड प्रिवेंट द क्लोजिंग ऑफ द जॉइंट। जॉइंट ऐसे बनाना है हमको कि उसके अंदर किसी भी तरह की गंदगी जो है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सके। तीसरा है मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूवमेंट जॉइंट। यदि गर्मी में यूज कर रहे हैं तो ये मटेरियल क्या होना चाहिए, स्लम्प नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और सर्दी के समय ये मटेरियल क्या होना चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन आपके 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक फॉर इंडिविजुअल वॉल पैनल विथ फिक्स्ड एजेस। ये वाटर टैंक है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, इसकी डिजाइन करने के लिए हम IS 3370 पार्ट 4 का यूज करते हैं। पार्ट 4 यदि पूछा जाता है तो इसमें क्या है, डिजाइन टेबल दी हुई है और डिजाइन टेबल्स में हमको क्या मिल जाते हैं, मूवमेंट कोफिशिएंट और शियर कोफिशिएंट। इनका यूज पैरामीटर से गुणा करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड बेस के लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं वो है L/H रेशियो 3 से लेकर के 0.5 तक ये डिजाइन टेबल्स बनी हुई हैं। तो इसमें अपना आंसर रहेगा शियर एट डिफरेंट लोकेशन फॉर वैल्यू L/H रेशियो वेरिंग फ्रॉम 3 to 0.5। Consider the following statement about groundwater tank. The wall of the tank are designed for earth pressure as well water pressure. अंडरग्राउंड वाटर टैंक वो वाटर टैंक होते हैं जिनको हम जमीन के अंदर बनाते हैं। जब इनको जमीन के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें क्या है, अर्थ प्रेशर लगेगा जो बाल को क्या है, धक्का देगा। इसी तरह से जब इसमें पानी रहेगा, ठीक है, पानी रहने थे तो ये वाटर प्रेशर इसको बाल्स को आउटवर्ड प्रेस करेंगे। तो ऐसे वाटर टैंक दोनों चीज के लिए सेपरेटली और साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स को कंसीडर करते हैं। मतलब अपना वाटर प्रेशर को भी कंसीडर करते हैं और अपना अर्थ प्रेशर को भी कंसीडर करते हैं। दूसरा, फ्लोर्स ऑफ द टैंक आर डिजाइंड फॉर हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड। पानी का लेवल क्या है, ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल ऊपर होने से यहाँ पर वाटर टैंक के बॉटम में अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा। तो इस अपलिफ्ट को भी हमको फ्लोर की डिजाइन में कंसीडर करना है। इस तरह से दोनों ही ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट E and B आर करेक्ट। Next question, in water tank, contraction, expansion, joint and sliding joint are examples of। वाटर टैंक की डिजाइन में 3 तरह के ज्वाइंट यूज करते हैं। पहला ज्वाइंट होता है अपना मूवमेंट ज्वाइंट। मूवमेंट ज्वाइंट 3 तरह के होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं अपना कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट और स्लाइडिंग ज्वाइंट। ये तीनों ज्वाइंट हैं जो वो है मूवमेंट ज्वाइंट। इसके अलावा जो ज्वाइंट होते हैं वो दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, दूसरा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, और तीसरे जो ज्वाइंट होते हैं वो कहलाते हैं टेम्परेरी
open joint. Next question. The conical dome of intake water tank is subjected to meridional thrust, hook tension. तो ये इंटेज वाटर टैंक को देख लेते हैं कि इंटेज वाटर टैंक में सबसे ऊपर होता है डोम। डोम के बाद होती है यहाँ पर एक टॉप रिंग बीम। इसके बाद आपका रहता है आपका सिलेंड्रिकल वाल। सिलेंड्रिकल वाल के नीचे सबसे नीचे यहाँ पर एक और रिंग बीम होती है, रिंग बीम होती है, और यहाँ पर एक रहता है डोम। ठीक है, और यहाँ पर ये रहता है, ये इसका शेप होता है कॉनिकल फ्रस्टम का, इसलिए ये डोम कहलाता है कॉनिकल डोम। और यहाँ पर भी बॉटम में भी एक स्फेरिकल डोम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये कॉनिकल डोम पर कौन से फोर्स डेवलप होते हैं। तो कॉनिकल डोम पर ये वर्टिकल वाल का भी लोड आता है, साथ में इसके अंदर यहाँ पर जो पानी है इसका भी वेट ऑफ वाटर भी आ जाता है, और सेल्फ वेट ऑफ स्लैब भी रहता है। इसकी वजह से जो होता है वो कहलाता है मेरिडाइनल थ्रस्ट। इसके अलावा ये कॉनिकल डोम के ऊपर ये जो पानी है इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है आपका हुक टेंशन डेवलप होता है। तो इसके अंदर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, मेरिडाइनल थ्रस्ट एंड हुक टेंशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्रैकिंग ऑफ आरसीसी वाल इन वाटर टैंक ए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि वाटर टैंक के केस में जिस साइड पानी भरा होता है उस तरफ क्रैकिंग किसी भी हालत में परमिटेड नहीं होती है। तो ऑप्शन सी होगा, नॉट परमिटेड ऑन वाटर फेस। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड इन आरसीसी वाटर टैंकेज। आरसीसी वाटर टैंक के लिए M30 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर सकते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए M20 ग्रेड कंक्रीट का यूज कर सकते हैं, और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के वाटर टैंक के लिए M40 कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस पूछा गया है, ग्रेड की कंक्रीट पर डिपेंड करेगा। तो M25 के लिए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस रहता है, वो रहता है अपना 1.3 न्यूटन पर mm²। और किसके लिए, डायरेक्ट टेंशन के लिए। जबकि बेंडिंग टेंशन के लिए ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहती है, वो रहती है आपकी बेंडिंग टेंशन के लिए 1.8 न्यूटन पर mm²। In the design of RCC water tank, the allowable tensile stress for M20, तो M20 के लिए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू रहती है आपकी M25 के लिए 1.3, M20 के लिए 1.2, ठीक है, M30 के लिए 1.5 और M35 के लिए 1.6 न्यूटन पर m²। यहाँ पर M25 के लिए पूछा है तो ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम परसेंटेज ऑफ HYSD वाल इन 100 mm थिक RCC वाल इन वाटर टैंक। 100 mm थिकनेस वाल के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन बोथ डायरेक्शन रहेगा 0.3%। इसलिए आगे लीनियरली कम हो सकता है, 450 mm के लिए हो जाता है 0.2%। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 0.3%। बाल की थिकनेस है 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्फेरिकल डोम subjected to a concentrated load at ground or uniformly distributed load, the meridional force is always। यदि हम स्फेरिकल डोम ले लेते हैं, स्फेरिकल डोम के दो केसेज होते हैं। यदि यहाँ पर क्राउन, टॉप मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं क्राउन, और क्राउन पर यदि यूडीएल है, इसकी इंटेंसिटी W है, तो जो मेरिडाइनल थ्रस्ट है आपका यूडीएल के लिए T इज इक्वल टू होता है अपना WR/1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, W यूडीएल है, R रेडियस है डोम की,
और थीटा वर्टिकल से एंगल है जहां पर हम निकाल रहे हैं। तो ये जो वैल्यू रहती है मेरीडाइनल थ्रस्ट की हमेशा थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी और ये कैसी रहती है पॉजिटिव, अर्थात आपकी कैसी रहती है कंप्रेसिव। इसी तरह यदि हम पॉइंट लोड का केस लेते हैं, जब कंसंट्रेटेड लोड का केस लेते हैं, तब भी ये मेरीडाइनल थ्रस्ट T इज इक्वल टू होता है W/2πr कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर। ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है, अर्थात क्या है अपनी कंप्रेसिव रहती है। तो दोनों ही केस में आंसर क्या रहेगा अपना मेरीडाइनल थ्रस्ट अपना कंप्रेसिव होता है। लेकिन यदि ये थीटा 0 हो जाए तो कॉसिक 0 क्या है इन्फिनिटी हो जाएगा और ग्राउंड पर इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुक कंप्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुक कंप्रेशन इन ए डोम इज क्या हो जाएगा अपना H इज इक्वल टू हो जाता है अपना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू WR कॉस स्क्वायर। W क्या है लोड पर यूनिट एरिया, मतलब यूडीएल है। और यूडीएल के केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैक्सिमम जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तब मैक्सिमम हुक टेंशन होगा और आपका थीटा इज इक्वल टू 0, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा अपना WR और यहाँ ये फैक्टर हो जाएगा अपना 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू WR डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया अपना इंटेंसिटी ऑफ आपका ये टोटल हॉरिजॉन्टल हुक कंप्रेशन हो गया। यदि इस हुक कंप्रेशन के लिए हमको निकालना है अपना स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो होगा हुक स्ट्रेस, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इसको हम थिकनेस ऑफ बाल से डिवाइड कर देंगे, तो WR डिवाइडेड बाय 2D। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी WR डिवाइडेड बाय 2D हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुक कंप्रेशन in dome. Next question. In a spherical dome, the hoop stress due to concentrated load at a ground edge. अब हुप स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर W जो है आपका लोड अप्लाइड किया गया है, कंसंट्रेटेड लोड, और हुप स्ट्रेस के बारे में पूछा गया। तो हुप स्ट्रेस जो रहता है कंसंट्रेटेड लोड के केस में ये अब पहला तो रहेगा टेंसाइल, क्योंकि हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू हुप टेंशन डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द डोम। हुप टेंशन माइनस में रहता है, मतलब ऑलवेज टेंसाइल रहता है, डिवाइडेड बाय पाई आर टी, 2 पाई आर टी, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जो कि माइनस में आती है, इसलिए हुप टेंशन हमेशा हुप स्ट्रेस हमेशा टेंसाइल रहता है। लेकिन यदि अपने से ये पूछा जाता है यहाँ पर हुप स्ट्रेस कितना होता है, ग्राउंड पर ही कितना, ग्राउंड पर ही लोड है और ग्राउंड पर ही हुप स्ट्रेस कितना होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाने की वजह से हुप स्ट्रेस हो जाएगा इनफाइनाइट। ग्राउंड पर हुप स्ट्रेस इनफाइनाइट, यहाँ पर पूरे का पूछा हुआ है, तो इसलिए क्या रहेगा टेंसाइल एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिंग बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। रिंग बीम के हम
डायग्राम देख लेते हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से लोडेड है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रिंग बीम पर लोड क्या है, सिमेट्री रहती है और रिएक्शन क्या है, सेम रहते हैं। ऐसे केस में यदि इसका शियर फोर्स डायग्राम खींचते हैं, सपोर्ट पर मैक्सिमम होता है और सेंटर में क्या है, ये जीरो, सिमेट्री की वजह से सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो SFD इसका शियर फोर्स एट मिड स्पान इज जीरो। दूसरा देखते हैं यदि इसका BM डायग्राम खींचते हैं, तो BM डायग्राम अपना रहता है यहाँ पर सपोर्ट पर नेगेटिव रहता है और आपका मिड स्पान पर ये पॉजिटिव या सैगिंग रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। यदि तीसरा ये हो गया BM, यहाँ पे पूछा गया है टॉर्सन ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम, इसको बोलते हैं TMD। तो ये TMD की विशेषता है कि ये सपोर्ट पर भी जीरो रहता है और मिड स्पान पर भी जीरो रहता है और सपोर्ट और मिड स्पान के बीच में मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, टॉर्सन एट मिड स्पान इज जीरो। इसलिए ऑप्शन 1 और 3 क्या हुए, अपने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hoop stress in a dome is subjected to uniformly distributed load H। hoop stress जो रहता है वो किसकी, क्या फॉर्मूला होता है अपना, यदि UDL है डोम के ऊपर तो H इज इक्वल टू होता है WR 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा, राइट। अब कहाँ पर यदि हम थीटा जीरो लेते हैं, मतलब क्राउन पर निकालते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी इन, यहाँ पर थीटा, ये हो जाएगी आपकी WR/2 और ये रहेगी कंप्रेशन। अब धीरे धीरे यदि हम थीटा को बढ़ाते हैं तो 51 डिग्री 50 मिनट तक जाने पर ये कंप्रेसिव हुप कंप्रेशन कम हो जाता है और यहाँ पर आपका 51 डिग्री पर थीटा 51 डिग्री पर ये वैल्यू हो जाती है H की जीरो। इसके बाद भी यदि थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो ये आपका हुप जो कंप्रेशन था वो चेंज हो जाता है हुप टेंशन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा कि इस टेंसाइल एट सेक्शन वेयर whose radius vector are at angle greater than 51 degree 51 with the vertical। तो यहाँ पर ये एंगल वर्टिकल से जैसे ही 51 डिग्री 51 मिनट से ज़्यादा होता है तो हुप कंप्रेशन हुप टेंशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circular water tank, if D is the diameter of the tank, H is the depth of the water, ठीक है, H depth of the water है, तो ये हुप टेंशन के बारे में पूछा गया है, D इसका डायमीटर। तो इसके वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो होती है गामा यदि यूनिट वेट ऑफ वाटर है और H क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर। यदि इसको हम D/2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये आपका हुप टेंशन निकल आ जाता है। इस पे यदि न्यूमेरिकल आता है तो H की वैल्यू और डायमीटर रखने पर हम कहीं पर भी क्या है, हुप टेंशन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हुप टेंशन कहाँ पे रहती है, बेस पर, जो कि किसके बराबर रहेगी, गामा SD/2। धन्यवाद।